Hello and welcome everyone. Today we are going to study about figures of speech. फिगर्स ऑफ स्पीच या अलंकार एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का, और जहाँ जहाँ अच्छी अंग्रेज़ी पूछी जाती है उन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, वेदर इट इज़ नेट और स्लेट और यूएमएस रिक्रूटमेंट पेपर, मैनी क्वेश्चंस आर सेट ऑन फिगर्स ऑफ स्पीच. फिगर्स ऑफ स्पीच पे भरपूर प्रश्न सेट किए जाते हैं, पूछे जाते हैं और गलत भी होते हैं. तो चलिए इसे हल करने की कोशिश करते हैं. हाउ टू पॉइंट आउट विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन ए सर्टेन पैसेज. फॉर डेफिनेशन, ए फिगर ऑफ स्पीच इज ए डिपार्चर फ्रॉम द ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन. फिगर ऑफ स्पीच जो सामान्य तरीका है बोलचाल का, उससे एक डिपार्चर होता है. एक सामान्य तरीके से हम जो एक्सप्लेन करते हैं उससे अलग तरीके से एक्सप्लेन करना फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ होता है. और द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ आइडियाज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ए ग्रेटर इफेक्ट. द मोटिव बिहाइंड यूजिंग ए फिगर ऑफ स्पीच is to produce greater effect, greater poetic effect. ज़्यादा इम्प्रेसिव हो, ज़्यादा अच्छा लगे, इसलिए उपयोग किया जाता है फिगर्स ऑफ स्पीच का. द फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज सिम्बली. अब ये जो वर्ड है SIMILD, हाउ टू प्रोनाउंस इट, इसे बोलें कैसे. सुनो. Simile. Simile. दिस इज इंडियन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन. ब्रिटिश वे में Simile. एंड इन अमेरिकन इंग्लिश. Simile. तो इन तीन तरीके में से बोल लीजिए. सिमली. फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज सिमली. इन ए सिमली, ए कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स. दो अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट में एक कंपैरिजन किया जाता है, एक तुलना की जाती है. विच हैव हाउएवर एटलीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन. इनमें कम से कम एक पॉइंट तो होता है जो सेम है. ऑब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं बट दे हैव एटलीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन. उनके बीच में एक कॉमन पॉइंट होता है. द सिमली इज यूजुअली इंट्रोड्यूस्ड बाय सच वर्ड्स एज लाइक, एज और सो. इसे पहचानना बिल्कुल आसान है क्योंकि लाइक का उपयोग होता है, एज का उपयोग करते हैं या सो का उपयोग करते हैं. Let's see some examples. Life is as tedious as a twice told tale, vexing the dull ear of a drowsy man. सुनो, life is as tedious as a twice told tale. जिंदगी उतनी थकाने वाली है, उतनी बोर है, जितनी होती है ट्वाइस टोल्ड टेल, दूसरी बार सुनाई गई कहानी. सेकेंड एग्जाम्पल इज द राइटियस शैल फ्लॉरिश. जो सही लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, वे फलते फूलते हैं एज द पाम ट्री. अब पाम ट्री एक अलग चीज़ है, राइटियस पीपल, सही सज्जन लोग अलग चीज़ हैं, बट दे हैव वन थिंग इन कॉमन. और वो एक कॉमन चीज़ है कि ये फलते फूलते हैं. जैसे पाम ट्री फलता फूलता है, वैसे ही सज्जन व्यक्ति. द सोल वाज लाइक ए स्टार. एक पुरानी कविता की लाइन है, द सोल वाज लाइक ए स्टार. तुम्हारी आत्मा तारे जैसी थी. तो यहाँ लाइक का उपयोग किया है इसलिए सिमली है, यहाँ एज का उपयोग है इसलिए, यहाँ एज और एज है इसलिए. यू कैन इजीली आइडेंटिफाई सिमली इन ए गिवन सेंटेंस. मेटाफर, रूपक जिसे कहते हैं. ए मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमली. ये एक इम्प्लाइड सिमली होती है. इम्प्लाइड सिमली जहाँ सिमली निहित होती है. इट डज नॉट लाइक द सिमली स्टेट दैट वन थिंग इज लाइक अनदर. जैसा सिमली में हम कह रहे थे कि एक चीज़ दूसरे के जैसी है किसी एक गुण में, बट टेक्स दैट फॉर ग्रांटेड एंड प्रोसीड्स एज इफ द टू थिंग्स वर वन. यहाँ हम वो एज और लाइक को हटा देते हैं और ये मान लेते हैं कि दोनों चीज़ें एक ही हैं. सिमली में एज और लाइक से तुलना करते हैं, बट मेटाफर में एक चीज़ को दूसरी ही मान लिया जाता है. जैसे व्हेन वी से ही फॉट लाइक ए लायन, जब हम ये कहते हैं कि वो शेर के जैसा लड़ा, हम लाइक का उपयोग कर रहे हैं तो ये सिमली है. वी यूज सिमली. बट व्हेन वी से ही वाज ए लायन इन द फाइट, लेकिन हम अगर कहते हैं कि वो लड़ाई में शेर बन गया, तो शेर नहीं बना,
बल्कि उतनी वीरता से लड़ा, उतनी बहादुरी से लड़ा जितनी बहादुरी से शेर लड़ता है। वी यूज ए मेटाफर। लाइफ इज़ ए ड्रीम। अब अगर आप कहते हैं लाइफ इज़ लाइक ए ड्रीम तो सिमली है। लाइफ इज़ ए ड्रीम मेटाफर है। द कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट। ऊँट रेगिस्तान का जहाज़ है, तो रेगिस्तान में पानी का जहाज़ नहीं चलेगा, बट द सेम इम्पॉर्टेंस कैमल हैज़ इन डेजर्ट एज द शिप हैज़ इन सी। वैराइटी इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ। विविधता जीवन का मसाला है। विदाउट वैरायटी लाइफ इज़ डल। तो वैरायटी इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ। ये ज़िंदगी में मसाले की तरह है। सुख दुख जो आते जाते रहते हैं, दे इंक्रीज फ्लेवर ऑफ लाइफ। थर्ड फिगर ऑफ स्पीच इज पर्सोनिफिकेशन, जिसे मानवीकरण कहते हैं। अब ये मानवीकरण ही बता देता है, हम मानव का दोबारा मानवीकरण नहीं कर सकते। मानवीकरण उन वस्तुओं का हो सकता है जो मानव नहीं है। इन पर्सोनिफिकेशन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, अजीवित वस्तुएं, एंड एब्स्ट्रैक्ट नोशंस, और भाववाचक आइडियाज, भाववाचक विचार, आर स्पोकन ऑफ, इनके बारे में बात की जाती है। एज हैविंग लाइफ एंड इंटेलिजेंस, जैसे इनमें जीवन है, इनमें भावनाएं हैं, इनमें बुद्धि है। जब हम अजीवित वस्तु को जीवित मान के व्यवहार करते हैं तो पर्सोनिफिकेशन नाम का फिगर ऑफ स्पीच होता है। सी सम एग्जाम्पल्स। लाफ्टर होल्डिंग बोथ हर साइड्स, कह कहे उसके दोनों ओर खड़े थे। तो ये नहीं कि कह कहा नंबर 1 इधर है, कह कहा नंबर 2 इधर है, बट बोथ हर साइड, उसके दोनों तरफ ऐसे लोग थे जो खुश थे। दूसरा एग्जाम्पल है, बहुत चर्चित है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स। जॉन डन की लाइन है, डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स। मौत अपने ठंडे हाथ राजाओं पे भी रखती है। अब आइसी हैंड्स, तो ये नहीं कि डेथ कहीं सर्दी में से आ रही थी, ठंडी हो रही थी, आइसी हैंड्स थे, बट ये मानवीय गुण हम डेथ के साथ एसोसिएट कर रहे हैं जो नॉन लिविंग है। एन एपोस्ट्रॉफी इज ए डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड। एपोस्ट्रॉफी इज ए डायरेक्ट एड्रेस, ये सीधा संबोधन होता है। टू द डेड, मृत व्यक्तियों के साथ, टू द एब्सेंट, अनुपस्थित लोगों के साथ, और टू ए पर्सोनिफाइड आइडिया। इट इज़ ए स्पेशल फॉर्म ऑफ पर्सोनिफिकेशन। ये पर्सोनिफिकेशन का एक वेरिएशन है व्हेन वी आर टॉकिंग टू ए डेड और एब्सेंट और पर्सोनिफाइड आइडिया डायरेक्ट। जैसे मिल्टन, दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। मिल्टन, तुम्हें आज जिंदा होना चाहिए था। अब मिल्टन तो 16th सेंचुरी के एक पोएट थे, आज की डेट में जीवित नहीं हो सकते, बट अगर हम ये कहना चाहते हैं कि अगर होते तो अच्छा होता। ओ डेथ, वेयर इज द स्टिंग। हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ है। ओ लिबर्टी, व्हाट क्राइम्स हैव बीन कमिटेड इन दाय नेम। स्वतंत्रता, तेरे नाम पर कितने अत्याचार किए जाते हैं, कितने अपराध किए जाते हैं। नंबर 5, हाइपरबोल। इन हाइपरबोले ए स्टेटमेंट इज मेड एम्फेटिक बाय ओवर स्टेटमेंट। किसी भी बात को एम्फेटिक बनाते हैं, और एम्फेटिक बनाने का तरीका होता है ओवर स्टेटमेंट, बहुत बड़ा चढ़ा के कहना। वाई मैन, इफ़ द रिवर वर ड्राई, आई एम एबल टू फिल इट विथ टीयर्स। बोला कि क्यों, अगर नदी सूख गई तो फिर मैं उसे आंसुओं से भर दूंगा। अब ओवर स्टेटमेंट है, आंसुओं से एक गिलास नहीं भरा जा सकता, नदी तो खैर क्या भरेगी, बट इट इज़ ए वे टू से, इट इज़ ए वे टू क्रिएट इफ़ेक्ट पैदा करने के लिए, असर पैदा करने के लिए पोइट्री में इस तरह की तरकीबें अपनाई जाती हैं। शेक्सपियर के हैमलेट का बहुत चर्चित डायलॉग है, अक्सर पूछा जाता है, याद रखना, आई लव्ड ओफेलिया, 40,000 ब्रदर्स कुड नॉट विथ ऑल देयर क्वांटिटी ऑफ लव मेक अप द सम। हैमलेट ने गुस्सा होकर एक बार कहा था कि मैं ओफेलिया से इतना प्रेम करता हूँ जितना 40,000 भाई पूरी दम लगा के करें तो भी नहीं हो सकता। अब ये 40,000 ब्रदर इज एन एक्सैगरेशन, 40,000 भाई बहुत लंबा हो गया। नंबर 6, यूफिमिज्म। यूफिमिज्म कंसिस्ट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए डिसएग्रीएबल थिंग बाय एन एग्रीएबल नेम। यूफिमिज्म में
एक डिसएग्रीएबल थिंग को, जो अच्छी ना लगने वाली चीज़ है, उसे एग्रीएबल नेम से एड्रेस किया जाता है, ऐसे नाम से उसे संबोधित करते हैं कि थोड़ा सा अच्छा लगे। जैसे ही हैज़ फॉलन अस्लीप, वो चिर निंद्रा में लीन हो गया। हम कहना चाहते थे ही इज़ डेड, वो मर चुका है, लेकिन ही इज़ डेड कहना थोड़ा सा रूड लगता है, थोड़ा सा असभ्यता का प्रतीक है, तो हम कहते हैं ही हैज़ फॉलन अस्लीप, वो चिर निंद्रा में लीन हो गया, वह स्वर्गवासी हो गया, वो स्वर्ग सिधार गया। दिस इज़ आवर वे टू एक्सप्लेन ए डिसएग्रीएबल थिंग बाई एन एग्रीएबल नेम। दूसरा, यू आर टेलिंग मी ए फेयरी टेल, तुम मुझे परियों की कहानी सुना रहे हो। व्हेन वी से यू आर टेलिंग मी ए फेयरी टेल, आप मुझे परियों की कहानी सुना रहे हो, तो मीनिंग है यू आर टेलिंग ए लाई, तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन अगर सामने ये कह दिया जाए कि तुम झूठ बोल रहे हो तो बुरा लगेगा। इफेक्टिव वे ऑफ टेलिंग इज यू आर टेलिंग मी ए फेयरी टेल, आप परियों की कहानी सुना रहे हैं। नंबर 7, एंटीथेसिस। इन एंटीथेसिस ए स्ट्राइकिंग अपोजिशन और कंट्रास्ट ऑफ वर्ड्स और सेंटिमेंट्स इज मेड इन द सेम सेंटेंस। एक ही वाक्य में या तो अपोजिशन ऑफ आइडियाज होता है, या कंट्रास्ट ऑफ वर्ड्स होता है, या सेंटिमेंट, भावनाओं का। इट इज़ एम्प्लॉयड टू सिक्योर एम्फेसिस, का उपयोग भी एम्फेसिस बढ़ाने के लिए किया जाता है। सी सम एग्जाम्पल्स, मैन प्रपोजेज, गॉड डिस्पोजेज। मैन प्रपोजेज, आदमी प्रस्तावित करता है, गॉड डिस्पोजेज, ईश्वर नकार देता है। अब प्रपोज और डिस्पोज एक दूसरे के अपोजिट आइडियाज हैं। दे आर इन ए सेम सेंटेंस। स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्डन। बोलना चांदी जैसा है बट साइलेंस इज गोल्डन, लेकिन चुप रहना सोने जैसा है। स्पीच और साइलेंस एक दूसरे के अपोजिट आइडियाज हैं। टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन, इसे याद रखना बहुत पूछा जाता है। एंटीथेसिस का ये एग्जाम्पल, गलती करना मानवीय प्रवृत्ति है, टू फॉरगिव डिवाइन, क्षमा कर देना दैवीय गुण है। नंबर 8, ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन इज ए स्पेशल फॉर्म ऑफ एंटीथेसिस। ये एंटीथेसिस का एक स्पेशल फॉर्म है। वेयर बाई टू कंट्राडिक्टरी क्वालिटीज आर प्रेडिक्टेड, जिसमें दो विरोधाभासी क्वालिटीज बताई जाती हैं। एट वंस ऑफ द सेम थिंग, एक ही समय में एक ही चीज़ में दो अपोजिट आइडिया, कंट्राडिक्टरी क्वालिटीज अगर बताई जाती हैं तो ऑक्सीमोरॉन होता है। जैसे सो इनोसेंट आर and so cunningly simple. She accepted it as the kind cruelty of the surgeon's knife. उसने इसे स्वीकार किया सर्जन के चाकू की दुष्टता की तरह। अब काइंड क्रुएल्टी तो है, लेकिन सुधारने के लिए है जब ऑपरेशन किया जाता है। नंबर 9, एपिग्राम। एन एपिग्राम इज ए ब्रीफ पॉइंटेड सेइंग। ये एक संक्षिप्त पॉइंटेड सेइंग होती है, फ्रीक्वेंटली इंट्रोड्यूसिंग एंटीथेटिकल आइडियाज, जिसमें अक्सर एक दूसरे के अपोजिट आइडियाज दिए जाते हैं, विच एक्साइट सरप्राइज एंड अरेस्ट अटेंशन। इस तरह से लिए जाते हैं कि वे आश्चर्यचकित करते हैं और ध्यान आकर्षित करते हैं। एपिग्राम का एग्जाम्पल है द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। वर्ड्सवर्थ की लाइन है द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। बच्चा मनुष्य का पिता होता है। अब चाइल्ड और फादर एक ही व्यक्ति के साथ जोड़ना एकदम ध्यान आकर्षित करता है। फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रीड। अलेक्जेंडर पोप ने लिखा था कि बेवकूफ़ वहाँ भी दौड़ लगा देते हैं जहाँ जाने से फरिश्ते डरते। आर्ट लाइज इन कंसीलिंग आर्ट। कला को छुपाने में निहित होती है। नंबर 10, आयरनी। 10वां फिगर ऑफ स्पीच है आयरनी या व्यंग। आयरनी इज ए मोड ऑफ स्पीच। आयरनी बोलचाल का वो तरीका है इन विच द रियल मीनिंग इज एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ दैट विच इज लिटरली कन्वेड। आयरनी में, व्यंग में हमारा जो ओरिजिनल मीनिंग होता है वो उसका अपोजिट होता है जो कहा जा रहा है। जैसे नो डाउट बट ये आर द पीपल एंड विजडम शैल डाई विथ यू। इसमें कोई शक नहीं है कि आप ही वे लोग हैं जिनके साथ बुद्धिमानी मर जाएगी। ये इसका एपरेंट मीनिंग है। और रियल मीनिंग है कि आप
मूर्ख लोग हैं, बुद्धिमान नहीं हैं। आयरनी के कुछ और एग्जाम्पल देखो। एक बहुत चर्चित पैसेज है जूलियस सीजर का, सुन लीजिए। ब्रूटस ने जब सीजर की हत्या कर दी तो एंटनी ने जो स्पीच दिया था, लिटरेचर का बहुत चर्चित हिस्सा है। हेयर अंडर लीव ऑफ ब्रूटस एंड द रेस्ट, ब्रूटस और उसके साथी लोगों की अनुमति से। फॉर ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन, चूंकि ब्रूटस एक सम्माननीय नागरिक है। सो आर दे ऑल, और ऐसे ही ये सारे हैं जो ब्रूटस के साथ हैं। ऑल ऑनरेबल मैन, सारे सम्माननीय नागरिक हैं। कम आई टू स्पीक इन सीजर फ्यूनरल, मैं सीजर के फ्यूनरल में, शोक सभा में बोलने आया हूँ। ही वॉज माई फ्रेंड फेथफुल एंड जस्ट टू मी, वो मेरा मित्र था, वफादार था और मेरे प्रति न्याय संगत था। बट ब्रूटस सेज ही वॉज एम्बिशियस, लेकिन ब्रूटस कहता है कि वो महत्वाकांक्षी था। एंड ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन, और ब्रूटस सम्माननीय नागरिक है। अब यहाँ ये ऑनरेबल मैन इज नॉट ऑनरेबल मैन, इसे समझना है। आयरनी इस बात में है कि वो एंटनी लगातार ब्रूटस और उसके ग्रुप को ऑनरेबल मैन कह रहा था, बट ही डिडंट रियली मीन इट, उसका अर्थ ये नहीं था। नंबर 11, पन। ए पन कंसिस्ट इन द यूज ऑफ ए वर्ड, पन या श्लेष अलंकार जिसे कहते हैं, जब एक शब्द के दो से एक या एक से ज़्यादा मीनिंग होते हैं, इन सच ए वे दैट इट इज़ कैपेबल ऑफ मोर देन वन एप्लीकेशन, जब किसी शब्द का इस तरह उपयोग किया जाए कि उसके एक से ज़्यादा मीनिंग निकलें। द ऑब्जेक्ट बीइंग टू प्रोड्यूस ए ल्यूडिक्रस इफेक्ट, और उद्देश्य होता है हंसी पैदा करना, ह्यूमर पैदा करना या हास्य पैदा करना। एग्जाम्पल है, इज़ लाइफ वर्थ लिविंग, क्या ज़िंदगी जीने लायक है? जवाब है, इट डिपेंड्स ऑन द लिवर। अब इट डिपेंड्स ऑन द लिवर में जो लिवर शब्द है ये द्विअर्थी है। लिवर जीने वाला भी हो सकता है, तो ज़िंदगी जीने लायक है, ये जीने वाले पर निर्भर है। लिवर एक अंग होता है, यकृत, जो शुगर कंट्रोल करता है, तो ज़िंदगी जीने लायक है कि नहीं, ये लीवर पर भी निर्भर। एन एम्बेसडर इज़ एन ऑनेस्ट मैन, राजदूत एक ईमानदार आदमी होता है। हु लाइज अब्रॉड, जो बाहर निवास करता है। फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री, अपने देश के भले के लिए। लाइज में पन यूज़ किया गया है। लाइज का एक मीनिंग होता है आवास करना, लेटना, रहना, तो ये सिंपल मीनिंग है। राजदूत वो ईमानदार आदमी होता है जो अपने देश के भले के लिए दूसरे देश में रहता है। लाइज का एक मीनिंग झूठ बोलना होता है। अब मीनिंग बिल्कुल अलग है। एन एम्बेसडर इज एन ऑनेस्ट मैन हु लाइज अब्रॉड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री, अपने देश के भले के लिए जो विदेश में झूठ बोलता है। नंबर 12, मीटोनिमी। In metonymy, literally a change of name. Metonymy means change of name. An object is designated by the name of something which is generally associated with it. नाम परिवर्तन में ये करते हैं कि किसी चीज़ को उससे जोड़ देते हैं जिसके साथ वो एसोसिएशन बहुत तगड़ा है। जैसे द पेन इज़ माइटियर देन द सोल्ड, कलम तलवार से ताकतवर है। मीनिंग है द पेन जो पढ़े लिखे लोगों से, विद्या से, ज्ञान से जुड़ा हुआ है, तलवार जो सैनिकों से, शौर्य से जुड़ी हुई है। फ्रॉम द कैडल टू द ग्रेव, पालने से कब्र तक। बच्चे का जन्म होता है तो उसे एक झूले में, क्रैडल में रखा जाता है, जब अंत होता है तो ग्रेव में। फिगर ऑफ स्पीच नंबर 13, इसका नाम पढ़ने में दिक्कत हो सकती है, चलिए सुनते हैं। इंडियन प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज Synecdoche. 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 In British English it is pronounced, Synecdoche. and in American English Synecdoche. synecdoche. Okay, so we will use Synecdoche. Indian pronunciation synecdoche. In synecdoche, a part is used to designate the whole, एक हिस्से का उपयोग पूरे को बताने के लिए करते हैं, और द होल टू डेजिग्नेट ए पार्ट, या पूरे का उपयोग एक खास हिस्से को। जैसे अनईजी लाइज द हेड दैट वीयर्स ए क्राउन, अनईजी लाइज द हेड, वो सिर परेशान होता है, दैट वीयर्स ए क्राउन, जिसके सिर पे ताज होता है। लेकिन अकेला सिर परेशान नहीं होता, पूरा शरीर परेशान होता है। हम हेड का उपयोग पूरे किंग के लिए कर रहे हैं।
ही हैज़ मैनी माउथ्स टू फीड, उसके पास खिलाने के लिए कई मुंह हैं। अब माउथ्स अकेले मुंह नहीं, परिवार में आश्रित परिवार में रहने वाले लोग, ही हैज़ मैनी माउथ्स टू फीड, उसके पास कई लोग हैं जिनका भरण पोषण उसे करना होता है। यहाँ हम एक हिस्से का उपयोग पूरी बॉडी के लिए, पूरी यूनिट के लिए कर रहे हैं। एक दूसरा तरीका होता है इंग्लैंड वॉन द टेस्ट मैच अगेंस्ट इंडिया, या इंडिया वॉन द टेस्ट मैच अगेंस्ट इंग्लैंड। तो अब यहाँ इंग्लैंड नहीं, 11 प्लेयर्स ऑफ इंग्लैंड डिफीटेड 11 प्लेयर्स ऑफ इंडिया। इंग्लैंड ने भारत को नहीं हराया, भारत ने श्रीलंका को नहीं हराया, भारत के 11 खिलाड़ियों ने श्रीलंका के 11 खिलाड़ियों को हराया। तो या तो होल का उपयोग एक पार्ट के लिए, इंग्लैंड माने क्रिकेट टीम ऑफ इंग्लैंड। नंबर 14 ट्रांसफर्ड एपिथेट। एपिथेट एडजेक्टिव होता है, ट्रांसफ़र आप समझते ही हैं। तो ट्रांसफर्ड एपिथेट, in this figure of speech an epithet is transferred from its proper word to another। एक एडजेक्टिव का ट्रांसफ़र करते हैं, उसका स्थानांतरण किया जाता है फ्रॉम इट्स प्रॉपर वर्ड, उसके जिस शब्द के साथ वो लगना चाहिए वहाँ ना लगा के किसी दैट इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विथ इट इन द सेंटेंस, किसी दूसरे शब्द के साथ उस एडजेक्टिव को रखा जाता है। जैसे ही पास्ड ए स्लीपलेस नाइट, उसने नींद रहित रात बिताई। देन हु वाज स्लीपलेस, नींद किसे नहीं आई, रात को या इस ही को। हु वाज स्लीपलेस, ये पर्सन जिसे हम ही कह रहे हैं, या ये नाइट। एक्चुअली स्लीपलेस वाज द पर्सन, but we are placing sleepless before night, so it is transferred epithet। थॉमस ग्रे की एलिजी रिटर्न इन ए कंट्री चर्चयार्ड की एक लाइन है, द प्लोमैन होमवर्ड प्लोट्स हिज वेरी वे। किसान थका हुआ अपने रास्ते पे जा रहा था। द प्लोमैन होमवर्ड प्लोट्स हिज वेरी वे। अब वेरी थका हुआ, हु वाज वेरी, द प्लोमैन फार्मर और द वे। एक्चुअली टायर्ड वाज प्लोमैन, दिन भर काम करके थका हुआ तो था ये किसान, बट वी आर प्लेसिंग दिस वेरी एपिथेट और एडजेक्टिव बिफोर वे, तो यहाँ होगा ट्रांसफर्ड एपिथेट। नंबर 15 लिटोटेस। इन दिस फिगर एन अफर्मेटिव इज कन्वेड बाय नेगेशन ऑफ द अपोजिट। इन दिस फिगर एन अफर्मेटिव इज कन्वेड, एक सामान्य मीनिंग, जनरल मीनिंग हम बताते हैं बाय नेगेशन ऑफ द अपोजिट, लेकिन बताते हैं अपोजिट को नेगेटिव करके। द इफेक्ट बीइंग टू सजेस्ट ए स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन बाय मीन्स ऑफ ए वीकर, एक कमज़ोर शब्द का उपयोग करके हम एक मजबूत मीनिंग देना चाहते हैं। इट इज़ अपोजिट ऑफ हाइपरबोल, ये हाइपरबोल अतिशयोक्ति का अपोजिट होता है। जैसे आई एम ए सिटीज़न ऑफ नो मीन सिटी, मैं किसी छोटे मोटे शहर का निवासी नहीं हूँ, इसका मतलब आई एम सिटीज़न ऑफ ए ग्रेट सिटी, ऑफ ए बिग सिटी, बड़े शहर का रहने वाला हूँ। दिस मैन इज़ नो फूल, ये आदमी मूर्ख नहीं है। नो फूल नेगेटिव, और अब फूल का अपोजिट मीनिंग हम देना चाहते हैं। वी वांट टू से दिस मैन इज़ वेरी इंटेलिजेंट, उसे कहने का तरीका है दिस मैन इज़ नो फूल, ये आदमी मूर्ख नहीं है। 16th इंटेरोगेशन और रिटोरिकल क्वेश्चन। इंटरोगेशन इज द आस्किंग ऑफ ए क्वेश्चन। लिटरेचर में जब इंटरोगेशन का उपयोग किया जाता है तो हम एक सवाल पूछते हैं, नॉट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग एन आंसर, लेकिन सवाल इसलिए पूछा जाता है कि हमें जवाब नहीं चाहिए। बट टू पुट ए पॉइंट मोर इफेक्टिवली, हम इस काम को कर रहे हैं अपनी बात को ज़्यादा प्रभावी तरीके से रखने के लिए रिटोरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हु हैज़ सीन द विंड, बचपन में एक कविता पढ़ी होगी, हु हैज़ सीन द विंड नाइदर आई नॉर यू, हवा को किसने देखा है, ना मैंने ना तुमने। तो ये जवाब भी नहीं चाह रहा है कि आप बताओ कि मोहन हैज़ सीन द विंड, नो नीड ऑफ दैट। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हवा को किसी ने नहीं देखा। यहाँ क्वेश्चन इज़ ओनली फॉर द सेक ऑफ ए क्वेश्चन। कैन स्टोरी टर्न और एनिमेटेड बस्ट बैक टू इट्स मेंशन कॉल द फ्लीटिंग ब्रीथ। एलिजी की लाइनें हैं थॉमस ग्रे की। कैन स्टोरी टर्न, क्या कहानी लिखे हुए कलश, और एनिमेटेड बस्ट या जीवंत लगने वाली मूर्तियाँ, बैक टू इट्स मेंशन कॉल द फ्लीटिंग ब्रीथ, उस
सांस को वापस ला सकते हैं जो चली गई। वो व्यक्ति जो मर गया, चाहे आप उसकी कथा एक कलश पे अंकित कर दें या उसकी मूर्ति बना दें, वो जीवन में वापस नहीं आ सकता। तो यहाँ जो सवाल पूछा गया है वो जवाब के लिए नहीं, बल्कि अपनी बात को ज़्यादा इफ़ेक्टिवली एक्सप्रेस करने के लिए ये इंटरोगेशन या रेटोरिकल क्वेश्चंस होते हैं। एक्सक्लेमेशन विस्मयादि बोधक जो स्थिति बनती है। इन दिस फिगर द एक्सक्लेमेटरी फॉर्म इज यूज्ड। एक्सक्लेमेटरी फॉर्म का उपयोग करते हैं टू ड्रा ग्रेटर अटेंशन टू ए पॉइंट, किसी पॉइंट पे ज़्यादा ध्यान लाने के लिए, देन ए मेयर बाल्ड स्टेटमेंट ऑफ इट कुड डू। इसका सीधा सेंटेंस बोलते उतना असर नहीं पड़ता, लेकिन जब हम एक्सक्लेमेटरी फॉर्म यूज़ करते हैं तो एम्फेसिस ज़्यादा होता है। अगेन ए शेक्सपियरियन सेंटेंस, व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन। आदमी भी क्या अद्भुत कृति है। अगर हम सीधा कह देते हैं मैन इज़ ए वंडरफुल पीस ऑफ वर्क, तो ये असर पैदा नहीं होता जो व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन से क्रिएट होता है। ओ व्हाट ए फॉल वाज देयर माय कंट्रीमैन, मेरे देशवासियों क्या पतन था। तो इट वाज ए ग्रेट फॉल असर पैदा नहीं करेगा। ओ व्हाट ए फॉल वाज देयर माय कंट्रीमैन जो यहाँ पैदा हो। Number 18, climax. Climax is the arrangement of a series of ideas in the order of increasing importance. Climax पे पहुँचना, टॉप पे पहुँचना, तो एक सीरीज ऑफ आइडियाज़ होती है। आइडियाज़ अरेंज किए जाते हैं इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इम्पॉर्टेंस, बढ़ते हुए महत्व में, जैसे सिंपल, इरेक्ट, सीवियर, ऑस्टियर, सबलाइन। अब यहाँ क्वालिटीज़ लगातार हैवी होती चली। हैमलेट से एक और पीस उसी सेंटेंस को दोबारा लेते हैं क्लाइमैक्स के लिए। व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन, आदमी क्या कलाकृति है। हाउ नोबल इन रीज़न, रीज़न में कितना तर्क संगत है। हाउ इन्फिनिट इन फैकल्टीज, क्षमताओं में कितना असीमित है। इन एक्शन हाउ लाइक एन एंजल, काम करने में कैसा देवदूतों जैसा है। इन एप्रीहेंशन हाउ लाइक ए गॉड। अब ये क्वालिटीज़ लगातार बढ़ते क्रम में हैं। एंटी क्लाइमैक्स इसका अपोजिट होता है। एंटी क्लाइमैक्स इज अपोजिट ऑफ क्लाइमैक्स, ए सडन डिसेंट फ्रॉम हायर टू लोअर। क्वालिटीज़ घटती जाती हैं। इट इज़ चीफली यूज फॉर द पर्पज ऑफ सटायर और रिडिक्यूल, व्यंग के लिए या हास्य के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे हेयर दाउ ग्रेट एना, अलेक्जेंडर पोप की लाइन है। हुम 3 रियम्स ओबे, क्वीन एन जो इंग्लैंड की थी, जिन्हें तीनों लोग जिनका आदेश मानते थे। डोस्ट समटाइम्स काउंसिल, यहाँ कभी कभी सलाह के लिए आती है, काउंसलिंग के लिए आती है। डोस्ट समटाइम्स काउंसिल टेक एंड समटाइम्स टी। क्वीन एन वहाँ जाके कभी काउंसलिंग लेती हैं, कभी चाय। अब काउंसलिंग और टी एकदम सडन डिसेंट है। द सोल्जर्स फाइट फॉर ग्लोरी एंड ए शिलिंग ए डे। सैनिक गौरव के लिए लड़ते हैं और दिन की मजदूरी के लिए। अब गौरव बहुत बड़ा गुण है, दैनिक मजदूरी बहुत छोटा हो जाता है। तो सडन डिसेंट फ्रॉम हायर टू लोअर, ये होता है एंटी क्लाइमैक्स। ये फिगर ऑफ स्पीच के बारे में कुछ जानकारी थी, उम्मीद है अच्छी लगी होगी। इट विल हेल्प यू इन एग्ज़ाम, इट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग इन लैंग्वेज प्रॉपरली। So thank you for joining me. Please share this information with others. Stay blessed.